वेलकम टू अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं कि सिविल सर्विस की स्टडी में अपने आप को स्टेबल करने के लिए अभ्युदय सिविल सर्विस आया है और वो एक नए विज़न, एक नए थॉट और एक नई एनर्जी के साथ आया है। और जो मार्केट में जिस तरीके का पढ़ने पढ़ाने का जो ट्रेडिशनल तरीका था उसको हम बदलने के लिए अपना एक एफर्ट डाल रहे हैं। और हम मैं आपको पहले बता चुका था कि हम इंस्टीट्यूट में जुड़ने वाला एक नया नंबर नहीं होंगे। हम सच में कुछ क्रिएटिव, कुछ यूनिक और कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ पढ़ाई करेंगे जो आपकी स्टडी में आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करने वाला है, जो आपको एग्ज़ाम में दूसरे बच्चों से बहुत आगे ले जाके खड़ा कर देगा, है ना। इसी अप्रोच के साथ मैं अपने लेक्चर की शुरुआत करता हूँ। और जैसा मैंने आपसे कमिट किया था कि कुछ नए कोर्सेज हम चालू करेंगे, तो इन कोर्सेज में जो एक कोर्स है जो हमारे सामने पीछे आप देख पा रहे होंगे कि MPPSC मेंस का पेपर 4 का पार्ट बी, है ना, ये हम कोर्स चालू करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आज की जो क्लास होगी उसमें बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, है ना। वो हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी और उसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन किस चीज़ का, कि ये कोर्स क्या होने वाला है, कितनी ड्यूरेशन का ये कोर्स होगा, है ना, किस तरीके से पढ़ाएंगे। इससे थोड़ा सा आप मेरी पढ़ाने की जो अप्रोच है उसका आइडिया लगा पाएंगे, है ना। और जो मार्केट में चल रहे हैं तमाम कोर्सों से ये सबसे अलग, सबसे यूनिक, सबसे ऑथेंटिक होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी और श्योरिटी देता हूँ, है ना। बहुत ज़्यादा हवा मचा के रखा है इसका कि ये बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। आज मैं जैसे ही आप इसका सिलेबस डिकोड करूंगा आपके सामने, और डिकोड करते हुए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों MPPSC ने अपने सिलेबस में इस यूनिट को जोड़ा है या इस पार्ट को जोड़ा है। इतना बेहतरीन पार्ट है, मतलब इतना व्यवहारिक है, आपको मजा आएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो कोचिंग संस्थाएं अपने आप को चला रही हैं, किस तरीके की स्टडी करानी है बच्चों को, है ना। स्लाइड्स में मतलब बस स्लाइड्स ओपन कर ली, किसी कंटेंट वाले से कंटेंट बनवा लिया, अपनी स्लाइड में खोल लिया और पढ़ते जा रही हैं, रीडिंग कर रही हैं। तो वैसे नहीं करना, है ना। आपको उलझा दे रही हैं। क्या होती है पढ़ाई, किस तरीके से पढ़ना है, उसको हम बेहतर तरीके से करने की आपके साथ पूरी पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा एक चीज़ और, मैं हमेशा जैसे मेरी आप इंट्रोडक्टरी क्लास देखेंगे तो मैंने अपनी कोचिंग का विजन क्या एजेंडा हम लेके चल रहे हैं उसके बारे में बताया था। तो मैंने आपसे एक प्रोग्राम के बारे में जिक्र किया था कि हम सिलेबस पे बहुत काम करने वाले हैं और मध्य प्रदेश का सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार सिलेबस डिकोडिंग प्रोग्राम आने वाला है जो लगभग 45 दिन का होगा। पर यकीन मानिए कि जिस बच्चे ने उस सिलेबस डिकोडिंग प्रोग्राम को अटेंड कर लिया, प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया हमें, तो 45 दिन में वो सक्सेस के अभी जहां खड़ा है उससे 3 गुना आगे खड़ा हो जाएगा। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम डिजाइन किया और मध्य प्रदेश में कोई भी नहीं है मतलब जो इस तरीके का प्रोग्राम रन कर रहा है ना। तो बहुत ही शानदार, बहुत मेहनत के साथ हम इस फील्ड में आए हैं और बहुत यूनिक करने के लिए आए हैं, है ना। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भीड़ का हिस्सा नहीं है, हम कुछ अलग हैं और कुछ अलग करके दिखाएंगे। और जो वैक्यूम था मार्केट में उसको भरने की कोशिश हम यहां करेंगे, है ना। मैं आपसे बता रहा था कि यूनिट बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन पढ़ाने वाले ऐसे नहीं है, है ना। आपको उलझाया बहुत गया है ना। आपको उलझाया है, स्लाइडें खोल खोल के, स्लाइडें खोल खोल के आपको रीड करा दी गई है ताकि बच्चा, मतलब उसको देख के बच्चा डर गया ना, ऑब्वियस सी बात है। चलिए हम चालू करते हैं, है ना। तो ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि अभ्युदय सिविल सर्विस हमारे संस्थान का नाम है, अभ्युदय सिविल सर्विस, है ना। यूट्यूब पर अभी 2-3 लेक्चर ही इसके आए हैं, 2 लेक्चर ही आए हैं, है ना। ये अपलोड होगा एक लेक्चर। तो आपसे एक रिक्वेस्ट भी रहेगी कि आप अपने, अच्छा लगे अगर लेक्चर आपको, तभी आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए इसको, है ना। और थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, हम आगे काम कर सके, है ना। अभ्युदय सिविल सर्विस ये हमारा यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल भी है। तो यही मैं आपसे बता रहा था, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं आज MPPSC मेंस का पेपर 4 का पार्ट बी, है ना, जिसमें बेसिकली 4 यूनिट है, 1 2 3 4, और 5th यूनिट है जो केस स्टडी से रिलेटेड है। इसमें क्या पढ़ना है आपको, देखिए इसमें आपको पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप को बोलते हैं उद्यमिता, मैनेजमेंट को आपको तो पता ही है प्रबंधन बोलते हैं, और व्यक्तित्व विकास को बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट, है ना। और यहां आपको पढ़ना है केस स्टडी। पर मध्य प्रदेश की केस स्टडी तो अनसीन पैसेज होती है, कोई केस स्टडी नहीं होती है ना। तो वो तो बहुत आसानी से कवर कर ली जाएगी। बहरहाल देखते हैं कि हमें
इस टॉपिक के अंदर, या ये जो हेडलाइन है ना, इस पेपर की हेडलाइन है जो पार्ट बी की, उसके अंदर किन चीजों को पढ़ना है, सिलेबस को हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जो 3 वर्ड हैं, इन 3 वर्ड में से आप एक शब्द जो है मैनेजमेंट, इसको तो आपने सुना होगा और बहुत अच्छे से जानते होंगे। मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, ये तो आप रोज करते ही हैं अपने जीवन में, दिनचर्या में, आपके घर परिवार में भी जो आपकी मम्मी है, पापा है, वो एक तरीके का मैनेजमेंट ही है जो चीजों को कर रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आपने सुना होगा कि अपने पर्सनालिटी को एक अलग स्तर पर लेके जाना, औरों से अलग करना, अपनी पर्सनालिटी के अंदर ऐसे कुछ गुणों को लेके आना जो दूसरे लोगों को आकर्षित कर सके, उसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये टर्म आपके लिए नया हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। नया, कुछ बच्चे हो सकते हैं इस फील्ड से हो, इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से हो, तो उनको पता होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लोग आते हैं, तो कई लोगों के लिए नया टर्म हो सकता है। अब इसकी टेक्निकलिटी में जाए ना तो बहुत दिक्कत होगी आपको, पर आप देखेंगे एमपीपीएससी का सिलेबस ठीक से अगर जिसने डिकोड कर दिया और जिसको पढ़ाना आता है, जिसने सिलेबस पे कमांड कर रखी है, वो बहुत आसानी से इस यूनिट को आपको पढ़ा ले जाएगा। और यकीन मानिए बहुत ही सरल यूनिट है, बहुत सरल यूनिट है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। और जिसमें आप देखेंगे लास्ट की जो यूनिट है, एक मिनट, आप देखेंगे लास्ट की जो यूनिट है इसमें केस स्टडी वाली, वो तो अनसीन पैसेज, उसमें किस लेवल के अनसीन पैसेज आते हैं आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपके देखे ही होंगे, है ना। तो बहुत आसान है। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली यूनिट है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब मैनेजमेंट वाली यूनिट है, मैनेजमेंट आप करते ही हैं, बस उनको एक तरीके से पढ़ना है आपको, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा भी बताने की कोशिश करता हूं, है ना, कि एंटरप्रेन्योरशिप आखिर क्या है। एक सेकेंड, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, हाँ, तो यहां पे एक वर्ड लिखता हूं मैं पहले। यहां पर लिखा है मैंने इंटरप्रेडे, इंटरप्रेडे, ये ही इंटरप्रेडे वर्ड से एंटरप्रेन्योरशिप निकला है, इसी वर्ड से एंटरप्रेन्योरशिप निकला है। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप की जो संकल्पना है उद्यमिता की, ये बहुत पुरानी संकल्पना है, बहुत पुरानी संकल्पना है, बट कुछ सेगमेंट में ही, जैसे इसको बोलते हैं सोशल साइकोलॉजी, और जो मिलिट्री वाला पोर्शन है ना, सैन्य कार्रवाइयों के संदर्भ में इस वर्ड का यूज किया जाता था एंटरप्रेन्योरशिप का। लेकिन अभी समय बदला है, व्यापकता आई है, तो एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। लेकिन देखें कि ये इंटरप्रेडे क्या है ना, इसी से एंटरप्रेन्योरशिप आया है। तो आप समझिए, आप इसको समझ गए ना, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा अभी आपको समझ में आएगा 5 मिनट के अंदर। देखिए अब एंटरप्रेडे, एंटरप्रेडे से निकला है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेडे क्या होता है, एंटरप्रेडे एक फ्रांसीसी वर्ड है। कौन सा वर्ड है, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी वर्ड है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं, है ना, अभी मैं क्लास चालू ही कर रहा हूं, तो मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करता जाऊं। देखिए, हमारी जो क्लास होगी वो बाइलिंगुअल क्लास होगी, है ना। हम टेक्निकल शब्दों को इंग्लिश में देखेंगे एज वेल एज हिंदी में देखेंगे, और मेरा यह मानना है कि मैं आपको नॉलेज देने आया हूं। मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से मैं आपको समझाऊं, भाषा कोई भी हो। अगर आपको समझ में आ गया और आप इंग्लिश को जानते हो या हिंदी को जानते हो या मराठी को जानते हो लिखना, तो आप लिख दोगे। जब आपको चीज समझ में आ जाए तो आप तो लिख ही दोगे ना। तो आपका फोकस समझने पे होना चाहिए, है ना। मैं आपको समझाऊंगा, टेक्निकल टर्म दोनों यूज करेंगे हम, हिंदी और इंग्लिश, है ना, एक साथ चलेंगे हिंदी और इंग्लिश लेकर, है ना। तो कहीं कहीं मैं इंग्लिश का यूज करूंगा, कहीं कहीं मैं हिंदी का यूज करूंगा, लेकिन आपको टॉपिक को समझने पे कंसंट्रेशन करना है। जो मैं आपको नोट्स या पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा वो बाइलिंगुअल होगी, है ना, उस बात से आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो लेकिन सुनिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि कोशिश करना कि ये पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना, नोट्स के चक्कर में। मैं आपको इस तरीके से, इस बेहतरीन तरीके से, इस बेहतरीन अंदाज में पढ़ाऊंगा कि आप मेरे साथ पढ़ते चलना और नोट्स बनाते चलना। और आपके जितनी भी क्लासें लगे, मुझे नंबर नहीं पता, 25-30 क्लास में शायद मैं इसको खत्म कर दूंगा बहुत आसानी से, और बहुत ही शानदार पढ़ाऊंगा मैं, बहुत हॉलिस्टिकली पढ़ाऊंगा। और जैसा हमारी कोचिंग, जैसे आप मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखेंगे ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी कि हमारा विजन क्या है, हम इस फील्ड में आए क्यों हैं, है ना। जरूर आप उसको जाके देखिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं।
तो मैं आपको एक थिंकिंग क्रीचर के रूप में डेवलप करने वाला हूं, ये मेरा एजेंडा है, मेरा विजन है, और मैं आपको करके रहूंगा, मैंने आपको कमिट किया है ना। तो उस कमिटमेंट में देखें कि जब मैं आपको कुछ भी पढ़ाऊंगा ना, तो आप साथ में उसको पढ़ते चलिए, उसको लिखते चलिए, है ना, आपके छोटे छोटे नोट्स बनते जाएंगे। तो एंड ऑफ द डे आप जब क्लासेस खत्म होंगी, तो जब भी आप उन नोट्स को पढ़ेंगे ना, 40-50 पेज में मुश्किल से ये सारे आपके नोट्स कवर हो जाएंगे, है ना। एंड ऑफ द डे जब आप क्लास खत्म होगी, जब आप कभी भी उनको रिवाइज करेंगे ना, तो इजीली आपके दिमाग में सारी चीजें सेट हो जाएंगी, है ना। नहीं भी होंगी तो ये क्लासेस यूट्यूब पे कुछ क्लासेस तो फ्री रहेंगी, लेकिन जो पेड कोर्स में बच्चे रहेंगे वो तो कभी भी एक्सेसिबल रहेगा उनके लिए, कभी भी देख लेंगे, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और मुश्किल से मतलब 4 घंटे में, 5 घंटे में आप पूरा पूरा 150 नंबर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं, है ना। और साथ साथ में मैं आपको और कुछ चीजें भी कराने वाला हूं, है ना। अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, जब मेरी प्रॉपर तरीके से क्लास शुरू होगी ना, तो मैं साथ में आपको आंसर राइटिंग भी कराऊंगा। आंसर राइटिंग कराते हुए मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस, जैसे मैं ये सिलेबस डिकोड करूंगा ना, तो उसमें मैं बताते चलूंगा आपको थोड़ा 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 कि भाई ये जो है ना, इसमें 2 मार्कर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ 7 मार्कर क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ 10 मार्कर बनने की प्रोबेबिलिटी है ना। तो मैं ये भी आपको हिंट करता चलूंगा, और जब प्रॉपर तरीके से क्लास लूंगा तो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने के बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, ताकि आप उस टॉपिक को कितना समझ पाए, आप उस आंसर को लिखकर अपने आप को चेक कर लें, है ना। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे और यही सब खत्म करेंगे, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और रटेंगे नहीं, मैं बहुत इस बात से मुझे बहुत चिढ़ है, जो रटते हैं और जो रटाने की कोशिश करते हैं, और जो एमपीपीएससी में जो विधा आ रही है रटने रटाने की, उससे मैं बहुत चिढ़ता हूं, और मुझे उस चीज से बहुत नफरत है। और मैं उन कुछ सेलेक्टेड बच्चों को भी देखता हूं, उनका स्तर देखता हूं, तो मुझे मतलब किस लेवल के अधिकारी सिस्टम के अंदर जा रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप सिस्टम के अंदर जाएं तो आप सच में कुछ अच्छा कर पाएं, कुछ ऐसा कर पाएं जो सोसाइटी के लिए सच में फ्रूटफुल हो, है ना। आपको मैं एक बहुत बेहतर और बहुत शानदार अधिकारी के रूप में देखना चाहता हूं, ठीक है। खैर, टॉपिक से भटक गए थे, सॉरी। मैं इधर आता हूं। मैं कह रहा था आपसे कि इंटरप्रेटे एक फ्रांसीसी वर्ड है, और फ्रांस से ये आया है। ये सैन्य कार्रवाइयों के संदर्भ में, या ये बोले कि सैन्य उद्यम जो होते थे उनके संदर्भ में ये यूज होता था। अब देखें, एक छोटी सी कहानी से मैं आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूं। कहानी क्या कहे, मैं थोड़ा आपको मॉडर्न इंडिया पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है 1602 में, और इसके 62 साल बाद फ्रांस की कंपनी भारत आती है 1664 में, है ना। ये दोनों कंपनी भारत आती है। आपको पता होगा, आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा होगा कि ये जो कंपनियां भारत में आई थी, तो शुरुआत में तो उनका उद्देश्य क्या था कि हमें भारत से व्यापार करना है, व्यापारिक गतिविधियों में ही संलग्न थी। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने देखा कि भारत में तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है ना, और यहाँ आपस में लोगों की बनती नहीं है, तो इन्होंने फूट डालो शासन करो की नीति का प्रयोग करते हुए भारत में अपने आप को इस्टेब्लिश करने का मन बनाया। किसने? दोनों ने। बाद में बनाया, शुरुआत में नहीं बनाया। तो फ्रांस की कंपनी 1664 में आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आती है। अब जब ये मन बनाती है ये जो कंपनियां कि अब व्यापार तो बहुत हो गया, क्यों ना भारत को उपनिवेश बनाया जाए, तो ये भारत को उपनिवेश बनाने के चक्कर में, या भारत को उपनिवेश बनाने के कंटेक्स्ट में इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है ना। उसी कंपटीशन में आप देखेंगे कि एक गवर्नर आता है जिसका नाम होता है डुप्ले। डुप्ले, जब आप आंग्ल कर्नाटक बार पढ़ा होगा जब आपने, जब फ्रांसीसी और ब्रिटिश की लड़ाइयां होती हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है उसके बाद जो डुप्ले है, जो फ्रांसीसी गवर्नर था, डुप्ले कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर। जो डुप्ले है उसको फ्रांस की सरकार वापस बुला लेती है, और उसकी जगह पे एक गौडेलू नाम का एक फ्रांसीसी गवर्नर है, उसको इंडिया भेजा जाता है। तो फ्रांस की जो कंपनी है वो खत्म हो जाती है बुरी तरीके से। वांडीवास के युद्ध में आपको पता है 1760 में हार जाती है फ्रांस की कंपनी, और फिर फ्रांस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जड़ों को भारत में मजबूत कर लेती है। मैं आपको कुछ बताने वाला था, एक चीज और मैं बताता हूं। आपने सहायक संधि का नाम सुना होगा, सहायक संधि।
1798 में आती है और आपको पता होगा कि ये बैलेजेली द्वारा भारत में सहायक संधि की शुरुआत की गई, लॉर्ड बैलेजेली, है ना। सहायक संधि क्या होती है? सब्सिडरी अलायंस जिसको बोलते थे, है ना, सहायक संधि। सहायक संधि आपको आश्चर्य होगा कि ये जो सहायक संधि का जो विचार है ये 1740 में डुप्ले के मन में आया था और डुप्ले ऐसा भारत में करना चाह रहा था क्योंकि डुप्ले को पता था कि इन दोनों के बीच में वार चल रहा है। उसी समय कर्नाटक का वार, आंग्ल कर्नाटक युद्ध चल रहा है। उस युद्ध में फ्रांस अपने आप को स्थापित करने के लिए, अगर उस युद्ध में फ्रांस की जीत होती तो निश्चित तौर पे इस बात की संभावना थी कि भारत ब्रिटेन का नहीं फ्रांस का उपनिवेश होता, है ना। तो डुप्ले इस बात की कोशिश कर रहा है उस समय कि किस तरीके से हम ईस्ट इंडिया कंपनी को हराएं, है ना। लेकिन क्या कहें कि जो फ्रांसीसी कंपनी है या फ्रांस की सरकार है वो डुप्ले को वापस बुला लेती है, किन्हीं रीजनों से पता नहीं, है ना। तो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ आधिपत्य स्थापित हो जाता है। खैर वो हमारा विषय नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो इतनी बेहतरीन जो सहायक संधि जैसी जो योजना है, इतनी बेहतरीन मतलब हमारे कंटेक्स्ट में बेहतरीन नहीं थी, वो मतलब अपने आप के अपने साम्राज्य को कैसे बढ़ा रहे थे। डुप्ले 1740 में साम्राज्य विस्तार की बात सोचने लगा था, जबकि अंग्रेजों ने उस चीज को लगभग 60 सालों बाद सोचा। मतलब डुप्ले कैसा व्यक्ति था? इनोवेटिव व्यक्ति था। डुप्ले क्रिएटिव था क्योंकि डुप्ले ने अपने मिलिट्री शासन में बहुत सारे सुधार किए थे, है ना, बहुत सारा मॉडर्नाइजेशन किया था। डुप्ले 1740 में ये सोच रहा है कि कैसे हम भारत को उपनिवेश बनाएं। तो डुप्ले जो है, जबकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत कमजोर हुआ करती थी, तो डुप्ले जो था वो अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने वाला व्यक्ति था, है ना, मतलब अफसरों को भूनने वाला व्यक्ति था। डुप्ले को फ्रांस की सरकार ने सारे फ्रांसीसी गवर्नरों के ऊपर स्थापित कर दिया था। तो डुप्ले की जो लीडरशिप स्किल थी, ऑब्वियस सी बात है वो तो अच्छी होगी, तभी डुप्ले ऐसा आदमी था। इसी कंटेक्स्ट में एक फ्रांसीसी इतिहासकार लिखते हैं कि अगर डुप्ले को सेकंड कर्नाटक वॉर के बाद अगर वापस नहीं बुलाया होता तो भारत ब्रिटेन का नहीं फ्रांस का उपनिवेश होता। और वो डुप्ले को कहते हैं, डुप्ले इज द वर्ल्ड बेस्ट इंटरप्रेटर। डुप्ले इज द बेस्ट इंटरप्रेटर। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट इंटरप्रेटर कौन है? डुप्ले के कंटेक्स्ट में ये बात कहते हैं क्योंकि डुप्ले ने मिलिट्री के क्षेत्र में बहुत इनोवेशन किए। ये इंटरप्रेटिव बस मिलिट्री के कंटेक्स्ट में यूज होता था उस समय, है ना। तो डुप्ले क्या करा? इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने वाला है, लीडरशिप स्किल है इसके अंदर। 1740 में वो भारत को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस बारे में नहीं सोच रही थी। तो अपॉर्चुनिटी है, इनोवेटिव, सहायक संधि जैसी चीजों को सोचता है, क्रिएटिव, नई नई वेपनों को तैयार कर रहा है, लीडरशिप स्किल है उसके अंदर। तो देखिए डुप्ले कितना शानदार व्यक्ति है, हमारे कंटेक्स्ट से नहीं, उनके कंटेक्स्ट से, है ना। तो शायद डुप्ले रुकता तो फ्रांस की स्थिति कुछ बेहतर या कुछ अलग हो सकती थी। शायद हम इतिहास को कहीं अलग एंगल से पढ़ रहे होते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो फ्रांसीसी इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। यहां हमें याद रखने की बात क्या है? यहां इस कहानी से हमें एक चीज याद रखनी है कि जो डुप्ले था, डुप्ले के अंदर इनोवेशन, क्रिएशन, क्रिएटिविटी जिसको हम बोले, अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने वाला, लीडरशिप, ऐसे गुण थे। और इसी को फ्रांसीसी इतिहासकार ने कहा था इंटरप्रेटे, डुप्ले को। अब जब हम इंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन देखते हैं, अब इसको हम यहां लागू करते हैं। जब हम इंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप जो है एक बिजनेस का स्किल है, मतलब व्यापार का एक कौशल है जिसमें उद्यमी के अंदर मैं हिंदी में लिखूं या इंग्लिश में, चलिए मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तब तो हम स्लाइड रहेंगे हमारी, तो दोनों में लिखा रहेगा। तो मैं अभी एक ही लैंग्वेज में लिख के काम चलाऊंगा क्योंकि मैं दोनों में लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो इंटरप्रेन्योरशिप में क्या है? इंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा स्किल सेट है जिसमें एक उद्यमी, मतलब एक इंटरप्रेन्योर के अंदर क्या होता है? उसके अंदर इनोवेशन होता है।
इनोवेशन का गुण होता है, उसके अंदर क्रिएशन होता है। क्रिएशन मतलब वो नई चीज को क्रिएट कर सकता है। उसके अंदर अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने का गुण होता है, मतलब मार्केट में जो चीज नहीं है उसको वो सोचकर उस प्रोडक्ट को लॉन्च करके अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर सकता है। उसके अंदर लीडरशिप स्किल होती है, लीडरशिप स्किल होती है ना। उसके अंदर करेज होता है, इसको बोले साहस, करेज, उसके अंदर साहस होता है। मतलब इस तरीके के गुण एक एंटरप्रेन्योर में हो सकते हैं, है ना, ऐसे गुण हो सकते हैं। अब ये देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में ये गुण होते हैं। अब जब एंटरप्रेन्योरशिप की परिभाषा देखेंगे आप, और जो आपके जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, तो आपको इसमें जब हम प्रॉपर तरीके से लेक्चर चालू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कुछ हमें टेक्निकल नेम्स भी याद करने पड़ते हैं कि किसने कौन सी डेफिनेशन दी, किसने कौन सी डेफिनेशन दी। तो जब आप किसी भी अर्थशास्त्र की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आप इन 5 शब्दों से बाहर जा ही नहीं सकते। करेज, इनोवेशन, क्रिएशन, अपॉर्चुनिटी, लीडरशिप, ये 5 चीजें जिसके अंदर होगी वो एंटरप्रेन्योर होगा। टुप्ले में क्या थी? टुप्ले में भी ये 4 चीजें थी, 5वीं भी कह सकते हो, 4 चीजें थी। वो क्या था? इंटरप्रेटे, इसी से तो निकला एंटरप्रेन्योरशिप। अब आपको समझ में आ गया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा स्किल सेट है, एक ऐसी विधा है जिसमें उद्यमी के अंदर लीडरशिप मतलब नेतृत्व करने की क्षमता, इनोवेशन मतलब नव परिवर्तन करने की क्षमता, है ना, अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने की, अधिक कैप्चर करने की क्षमता हो, है ना, जिसके अंदर साहस हो, करेज हो, जो काम कर सके, है ना, उसको ही हम क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। तो आपको जो इतना टफ लग रहा था वो अब आसान लगा होगा शायद, ऐसा मुझे लगता है ना, तो थोड़ा सा आसान लगा होगा। एक चीज मैं आपको बताऊं यहां पे कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक जोड़ा गया है एंटरप्रेन्योरशिप, आप देख रहे हैं इसके अंदर कौन कौन से गुण होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा इस बात की और आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता हूं कि आखिर सिलेबस में ये इस यूनिट को जोड़ा ही क्यों गया, इस पार्ट को जोड़ा ही क्यों गया। देखिए यहीं से मैं समझते हैं। एक सिविल सर्वेंट को करेज की जरूरत नहीं होती क्या? उसे इनोवेशन की जरूरत नहीं होती क्या? उसे क्रिएशन की जरूरत नहीं होती क्या? एक सिविल सर्वेंट अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने वाला नहीं होना चाहिए क्या? एक सिविल सर्वेंट में लीडरशिप स्किल नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए क्या? एक उद्यमी या एक व्यापारी में या एक बिजनेसमैन में ये गुण होने चाहिए नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो सिविल सर्वेंट में भी वो गुण होने चाहिए और व्यापारी में भी वो गुण होने चाहिए। भारत जैसे देश के साथ ये समस्या है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो हम सब लोगों को रोजगार प्रोवाइड तो करा नहीं सकते, है ना, और हम अपेक्षा करते हैं कि समाज हमारे साथ मिलकर कोई कंट्रीब्यूट करे और हम जो है एम्प्लॉयमेंट, अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट दे सकें ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को पकड़ सकें। तो ऐसे में एंटरप्रेन्योरशिप जैसा सब्जेक्ट बहुत 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 ज्यादा जरूरी हो जाता है ना, आपके देश के फ्यूचर को सेट करने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो एमपीपीएससी ने बहुत सोच समझ के सब्जेक्ट को रखा है ताकि वो एमपीपीएससी में जो पढ़ने वाला बच्चा है, अगर वो सिविल सर्वेंट बनता है तो इन सब चीजों को प्रशासन में यूज करे ही, अगर इनकेस नहीं भी बनता है तो वो बाहर जाकर कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर को स्टार्ट करे, तो ताकि वो खुद तो रोजगार से लगी जाए, बाकी कईयों को रोजगार भी प्रोवाइड करा सके, है ना। बहुत अच्छी स्किल, बहुत अच्छे मतलब माइंडसेट से ये डेवलप किया गया है। एक चीज और मैं जो इसी टॉपिक में लिखी हुई है पेपर में, मैनेजमेंट। अब देखिए मैनेजमेंट, आप मतलब मैनेजमेंट के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है, ये सब मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। बहुत ही जबरदस्त चीज है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में और आपका दिमाग खुल जाएगा, आप अलग लेवल पर सोचने लगेंगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। आप 30 दिन बाद इस क्लास को करने के बाद आपका जो सोचने समझने का जो तरीका है वो बहुत 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 अलग लेवल पर होगा। आपने कभी ऐसा पढ़ा, इस सब्जेक्ट को इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, इस बात की मैं श्योरिटी देता हूं आपको, है ना। तो मैनेजमेंट को यहां पढ़ना है, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट तो सफलता की है ना। अगर आपका मैनेजमेंट ठीक है तो आप बहुत 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 अच्छा कर ले जाएंगे। तीसरा, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है। अब भाई पर्सनालिटी, आप बात किसकी सुनेंगे? जिसकी पर्सनालिटी होगी, जो बोलने में अच्छा हो, है ना, जो चीजों को बेहतर समझता हो, जिसके अंदर ज्ञान हो, जिसकी डिलीवरी ठीक हो, उसी पर्सनालिटी को तो आप पसंद करेंगे।
है ना, हर किसी को तो पसंद नहीं करेंगे। तो व्यक्ति अपने अंदर ऐसे गुणों का विकास करे जो समाज चाहता है या जो समाज में जिनकी मांग है, उसको ही तो हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, है ना। जहां हम 100 लोगों को संबोधित कर सकें, बोल सकें, जो भीड़ में जाके भीड़ को कंट्रोल कर सकें, है ना, यही तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की गुण है। ये आपको पढ़ना है। मतलब इतनी शानदार चीजें सिलेबस में रखी हुई हैं, मतलब बहुत ही व्यावहारिक सिलेबस बनाया हुआ है ना। इसीलिए इस पार्ट को आपकी सिलेबस में डाला गया है ना। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि किस लिए ये सिलेबस में आया ये वाला यूनिट। तो मैंने आपको अभी तक समराइज करूं क्लास में, तो मैंने आपको बताया, मैंने अपनी बात यहां से स्टार्ट की थी कि आज हम सिलेबस को डिकोड करेंगे। तो हमने पहले इस बात को समझा कि हमारे जो सिलेबस में जो 3 टर्म्स लिखे हैं, एक उद्यमिता, एक प्रबंधन और तीसरा शब्द था व्यक्तित्व विकास, है ना। इसमें आप प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास को तो ठीक से जानते थे, है ना। मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपने सुन रखा होगा, आप थोड़ा बहुत जानते थे। उद्यमिता आपके लिए नया टर्म हो सकता था, तो मैंने उद्यमिता को आपको थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करी। और उद्यमिता के कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया कि एक शब्द है इंटरप्रेटिव, इससे उद्यमिता निकला है, इंटरप्रेन्योरशिप निकला है। मैंने आपको बताया कि 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, 1664 में फ्रांस की कंपनी भारत आती है। दोनों के बीच भारत में उपनिवेश को स्थापित करने के लिए रेस लगती है, ऐसा कह सकते हैं। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उस समय ये विचार उसके मन में नहीं आया था। मैंने आपको बताया डुप्ले उस समय गवर्नर हुआ करता था। डुप्ले बहुत ही इनोवेटिव पर्सन था। जो सहायक संधि बेलेजली ने 1798 में शुरू करी थी, उस सहायक संधि के बारे में 1740 में डुप्ले सोच चुका था और वो भारत में इंप्लीमेंट करने ही वाला था, लेकिन फ्रांस की सरकार उसको वापस बुला लेती है। मैंने आपको बताया कि बहुत इनोवेटिव व्यक्ति था, क्रिएटिव व्यक्ति था, आपको समझ में आ रहा होगा। अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने वाला था। उसको पता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी कमजोर है, अगर मुझे भारत में उपनिवेश बनाना है भारत को, और भारत में अपने आधिपत्य को स्थापित करना है, तो कहीं ना कहीं यही सबसे सही समय है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी, है ना। ये सब चीजें मैंने बताई। फिर मैंने आपको बताया कि एक उद्यमी के अंदर क्या होना चाहिए, या एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी करेज, इनोवेशन, क्रिएशन, अपॉर्चुनिटी, लीडरशिप, यही सब चीजें होनी चाहिए। फिर मैंने आपको कहा कि एक मैनेजमेंट है आपका और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, और इसको सिलेबस में क्यों रखा है, थोड़ी सी मैंने आपसे इस बारे में चर्चा की। तो अभी तक की क्लास यहां तक ओवर होती है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए आगे, अब हम सिलेबस को डिकोड करते हैं। अब हम सिलेबस को डिकोड करने जाना है, और मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि सिलेबस डिकोडिंग हमारे सक्सेस की होती है। आपने अगर सिलेबस को ठीक से समझ लिया, सिलेबस के बिंदुओं को ठीक से समझ लिया, तो आप सक्सेस के बहुत पास जाके खड़े हो जाते हैं, बहुत पास, है ना। तो अब हम सिलेबस को डिकोड करेंगे। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि सिलेबस डिकोडिंग का हमारा 45 डेज का लगभग प्रोग्राम आने वाला है, जो मध्य प्रदेश में एकमात्र और एक्सक्लूसिव प्रोग्राम होगा, जिसको अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो आपकी सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी दूसरों से 10 गुना ज्यादा होगी। इस बात की हम गारंटी लेते हैं। हम आते हैं सीधे सिलेबस पर। देखिए सिलेबस पे आते हैं हम, और हम देखते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि अभ्युदय सिविल सर्विस हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है ना। नए हैं इस फील्ड में तो आपकी सपोर्ट की जरूरत होगी। अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अभ्युदय सिविल सर्विस यूट्यूब पर आपको चैनल मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे भी इसका पेज है ना। बाकी मैं फ्लायर डालूंगा तो आपको उसमें बता दूंगा कि कैसे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। हाँ, अब सीधा आते हैं हम सिलेबस पे, है ना। इन 3 शब्दों की हमने चर्चा कर ली, एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप को मैंने आपको समझा दिया। अब हम सिलेबस में सीधा आते हैं। अब देखते हैं आपके सिलेबस में क्या लिखा है। आपके सिलेबस में पहली लाइन लिखी है, एक सेकेंड, उद्यमिता की अवधारणा और महत्व, 2 चीजों को पढ़ना है आपको। किसकी? उद्यमिता की का कंसेप्ट पढ़ना है, और इसका महत्व, सिग्निफिकेंस पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो आप ये जान गए ना कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। अब उसका कंसेप्ट, उसकी अवधारणा, इसको देखना है, और आपको महत्व, तो आप महत्व तो जान ही जाएंगे, इसका महत्व क्या हो सकता है। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप जो है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप एक बिजनेस को स्टैब्लिश करने जैसा है ना, तो अगर देश के अंदर बिजनेस बड़ी संख्या में स्टेबल हो जाएंगे, बड़े बड़े फर्म आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम जो है
कहीं ना कहीं हम जो है वो अपने देश को अपनी देश की ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। तो कंसेप्ट और इंटरप्रेन्योरशिप की अवधारणा, है ना, ये हम बात कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा। सॉरी फॉर इंटरप्शन, है ना। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि हम लोग जो है इंटरप्रेन्योरशिप की अवधारणाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए, आप इंटरप्रेन्योरशिप की बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं, है ना। जैसे मैं कुछ अवधारणाओं के बारे में बताऊं कि कुछ जोखिम संबंधी अवधारणाएं होती हैं, है ना। कुछ होती हैं प्रबंधन संबंधित अवधारणाएं होती हैं, कुछ नेतृत्व वाली होती हैं, कुछ संगठन निर्माण से संबंधित होती हैं, कुछ अवसर को खोजने के संबंध में होती हैं, और कुछ अवधारणा इसकी कहती हैं कि जिस व्यक्ति की जितनी सोच होगी वो उतना ऊपर जा सकता है ना। एक जैसे अब मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की अवधारणा में देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो एंटरप्रेन्योर जो होता है, एंटरप्रेन्योर मतलब एक बिजनेस करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसमें जोखिम लेने की बहुत क्षमता होती है ना। उसके अंदर प्रबंधन की क्षमता होती है, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है, संगठन निर्माण की क्षमता होती है, ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है, नवाचार कर सकता है ना। अवसर को खोजने की मतलब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की, अवसर को खोजने की, जो मैंने बताया डुप्ले के अंदर भी थी, वो क्षमता होती है ना। और उसका विजन बहुत हाई होता है, वो सोचता बहुत ऊंचा है, जब ऊंचा सोचेगा तभी तो ऊंचा पहुंच पाएगा, है ना। तो ये जो है विभिन्न अवधारणाएं हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप की अवधारणा है। महत्व क्या होगा, जब मान लीजिए कुछ ये जो व्यक्ति या जो उद्यमी इन अवधारणाओं से काम करेगा तो वो बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर डेवलप करेगा, बहुत अच्छी कंपनी स्टैब्लिश करेगा। तो महत्व क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है महत्व। ये देखिए क्या क्या महत्व हो सकते हैं, मैं आपको बस थोड़ा सा बता रहा हूं। यहां पे नवाचारों को प्रोत्साहन में वृद्धि मिलेगी, क्योंकि जो व्यक्ति है, जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो व्यक्ति है, यहां हम सिग्निफिकेंस की बात कर रहे हैं, है ना। जो व्यक्ति है वो इनोवेटिव होगा तो नवाचार तो करेगा ही, है ना। यहां हम देखेंगे कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर कर रहा है, कोई अच्छा उद्योग हमारे देश में लगा रहा है, उद्यमी है, तो कहीं ना कहीं वो देश में अगर उद्योग लगा रहा है तो वो उस माल को कहीं बाहर भी सप्लाई करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रोजगार में वृद्धि होगी, दूसरा हमारे निर्यात में वृद्धि होगी, हमारा बैलेंस ऑफ जो पेमेंट है वो बढ़ेगा, वो संतुलित होगा, जो कि अभी डेफिशिएट में चलता है। समाज में जो है सकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, मतलब कोई कंपनी आगे बढ़ रही है तो दूसरी कंपनी भी उस अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, है ना। आर्थिक विकास होगा, संसाधनों का समुचित प्रयोग हो सकता है इसमें, है ना। बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है, आर्थिक और सामाजिक समानता हम इससे स्थापित कर सकते हैं, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो सकता है, कई सारी चीजें हो सकती है। जब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार में तो अब मैं आपको और डिटेल में इसको बताऊंगा। उद्यमी के लक्षण क्या होते हैं, उद्यमशीलता के लक्षण क्या होते हैं। अब उद्यमी के लक्षण क्या होंगे, अब ऑब्वियस सी बात है कि उद्यमी के अंदर करेज होना चाहिए, वो व्यक्ति उद्यमी बन सकता है ना। सृजनशीलता होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, दूरदृष्टिता होनी चाहिए, नेतृत्वकर्ता होने चाहिए, लचीला और खुले विचार वाला होना चाहिए, और जो सबसे बड़ी बात है कि जो बाजार की मांग को समझे। ये इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं उद्यमी के। इसके सिद्धांत क्या है, तो देखिए उद्यमशीलता के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। उद्यमशीलता के सिद्धांतों में आप देखेंगे तो कुछ लोग कहते हैं कि उद्यमशीलता के जब सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उद्यमशीलता का विकास किसी विशेष प्रकार की संस्कृति में ही हो सकता है। कुछ आर्थिक प्रिंसिपल पे बात करते हैं, वो लोग कहते हैं कि उद्यमशीलता का विकास वही हो सकता है जब वित्त का बेहतर प्रबंधन हो, जहां निवेशकों की संख्या अधिक मात्रा में हो, है ना। कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि जिस देश में नियम कानून कराधान व्यवस्था ठीक होती है वहां पर उद्यमिता का विकास हो सकता है ना। कुछ लोग कहते हैं कि जहां व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से परिपक्व होता है वहां उद्यमिता का विकास हो सकता है। लेकिन एक नई अवधारणा, और मैं भी ऐसा मानता हूं कि वो सबसे बेहतर अवधारणा है इन सब अवधारणाओं में, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, है ना। उसमें क्या होता है कि मैं ऐसा मानता हूं और मुझे ऐसा लगता भी है कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना है, कोई उद्यम लगाना है, कोई इंटरप्राइज लगाना है, तो आप वहीं लगा सकते हैं जहां पर आपके पास वित्त प्रबंधन बेहतर हो, मतलब आपके पास निवेश करने के लिए
बैंक हो जो आपको लोन दे सके, या निवेशक हो जो आपको पैसा दे सके, जहां समाज आपको सपोर्ट करे, जहां आपकी राजनीतिक व्यवस्था, आपके आपके जो नियम है वो आपके फेवर में हो, है ना, जहां लोग साइकोलॉजिकल तैयार हो इंटरप्राइजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, तो वहीं तो एंटरप्रेन्योरशिप लग सकती है ना। तो ये इस तरीके के सिद्धांत है। इसकी विशेषताएं क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की? वही सब विशेषताएं होंगी, है ना, जो लक्षण होंगे उसी टाइप की विशेषताएं होती है। नवाचार का क्या महत्व है? अब ये मतलब तो बच्चों जैसी चीज है कि उद्यमशीलता में, देखो उद्यमशीलता क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप मैंने आपको बताया कि जिस व्यक्ति के अंदर ये चीजें होती है उद्यमी होता है, वो उद्यम एंटरप्रेन्योरशिप होता है, उद्यमी। अच्छा एक चीज मैं थोड़ी सी और आपको यहां बता दूं, आप कंफ्यूज ना हो। एक होता है उद्यम, एक होता है उद्यमी, और एक होता है उद्यमशीलता। या इसको उद्यमिता भी कहते हैं। उद्यम क्या होता है? कोई भी काम होगा वो उद्यम होगा। उद्यमी कौन होगा? वो उस काम को करने वाला। और उद्यमशीलता क्या होगी? उस काम को करने के लिए जो पूरी लॉबी लगी है, जो पूरी चेन लगी है, मतलब कोई जो बिजनेस स्टेबल होता है तो उसको एक अकेला व्यक्ति तो करता नहीं है, जो पूरी चेन होती है, जिसमें फाइनेंशियल एंगल से भी हम देखते हैं कि पैसे का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, लॉ के एंगल से भी देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट की भर्ती कैसे हो रही है इस एंगल से भी देखते हैं। सारे एंगलों से हम जब देखते हैं ना तो हम उसको उद्यमशीलता कहते हैं, है ना। तो उद्यमी कौन है? उद्यम क्या है कि काम, कि भाई मुझे मोबाइल बनाना है, मान लो मुझे मोबाइल बनाना है, ये एक उद्यम बनाने का मैंने सोचा। उद्यमी मोबाइल बनाएगा कौन? एक व्यक्ति होगा जो कंपनी स्टेबल करेगा, या व्यक्तियों का ग्रुप भी हो सकता है, उसको हम उद्यमी कहेंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा? उद्यमशीलता क्या होगी कि उसकी फैक्ट्री लग गई, उसमें फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, है ना, लेबर है, हमने सरकार में के पास जाके उसका रजिस्ट्रेशन करा रखा है ना, हम प्रोडक्ट बेचना शुरू कर रहे हैं, हमने मार्केट स्टेबल किया है, हमारी मार्केटिंग टीम है XYZ। ये सब क्या है? उद्यमशीलता। मतलब आप समझ गए होंगे कि एक प्रोडक्ट है, उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए या तो कोई व्यक्ति की कंपनी होगी, या कई सारे व्यक्ति मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कोई कंपनी बना सकते हैं। और जब वो कंपनी रन होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? उद्यमशीलता। और जब वो कंपनी सक्सेस हो जाती है तो हम बोलते हैं कि ये बिजनेस टाइकून बन गए हैं, ये यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है ना। आपने ये शब्द बहुत सुने होंगे, है ना। ठीक है, तो अब जैसे महत्व की बात कर रहे हैं हम, अब आप समझ गए होंगे कि उद्यमशीलता का महत्व। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत देश के अंदर स्टेबल होंगी तो उसका क्या महत्व होगा, आप समझ सकते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब इसमें क्या सोचना है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये सब चीजें सर में आती हैं, है ना। हमें बताया नहीं कि इसमें ये पढ़ना है, तो बताएगा कैसे भाई? उसको पता तो हो कि इसमें ये पढ़ना है ना। तो उसमें महत्व मतलब बहुत आसान है, कुछ है नहीं। नवाचार का महत्व पूछ रहा है, मतलब इनोवेशन का क्या इंपॉर्टेंस। अब आप समझ लो कि मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी थी आपकी, है ना, नोकिया कंपनी के आप मालिक थे। नवाचार का महत्व देख लो, आपने नवाचार नहीं किया। नोकिया में सोनी इरेक्शन एक कंपनी थी, जैसे कोडेक कैमरा की एक कंपनी थी, है ना। ये लोग कहां गए? ये लोग इनोवेशन नहीं कर पाए तो ये लोग खत्म हो गए। जैसे बीपीएल टीवी, ओनिडा टीवी, उस जमाने में बहुत नाम चलता था इन सब ब्रांड का, लेकिन आज कंपटीशन में कहीं भी नहीं है, सरवाइव नहीं कर पाए। क्यों? नवाचार नहीं कर पाए। तो उद्यमशीलता में नवाचार का क्या महत्व है? उद्यमशीलता में नवाचार होगा तभी उद्यमी उस उद्यम को आगे संचालित कर सकता है, ले जा सकता है। तो बहुत आसान चीजें हैं, बहुत आसान चीजें। अब देखिए अगला क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो देखिए जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर, आइडिया जनरेशन होना चाहिए, एनालिसिस पावर होनी चाहिए और बिजनेस प्लान होना चाहिए। उद्यमी के पास क्या होना चाहिए? या उद्यमी उद्यम करेगा तो उसकी प्रक्रिया क्या हो? उद्यमी उद्यम करने के लिए पहली चीज उद्यमी के अंदर होनी चाहिए क्रिएटिविटी। मतलब जो सोसाइटी में चल रहा है, जो मार्केट में चल रहा है, उससे अलग कुछ नया क्रिएट करके दिखाए। आइडिया जनरेशन, नए आइडिया को इनोवेट कर सके, एनालिसिस कर सके कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो किस कारण हो रहा है, लॉस हो रहा है तो किस कारण हो रहा है, और क्या किया जाए कि उस लॉस को प्रॉफिट और प्रॉफिट को लॉस में अगर जो भी हो रहा है उसको बदला जाए, एनालिसिस कर सके। बिजनेस प्लान हो कि प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन प्रोडक्ट को बेचूंगा कहां, मार्केट कहां है, किस तरीके से बिजनेस को मुनाफे में ले आया जा सकता है। तो ये तो एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस है, ये लिखा हुआ है। अब देखिए, अब यहां लिखा है इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर न्यू इंटरप्राइजेस मैनेजमेंट। मतलब नए उद्यम के संबंध में क्या चुनौतियां हैं। अब आप खुद जानते हैं, आप खुद बता देंगे कि आपको एक छोटी सी दुकान भी खोलनी रहती है ना, तो उसमें कई तरीके की
समस्याएं आती हैं, है ना। तो ये जब लार्ज स्केल पे आप जब उद्यमी बनने जा रहे हैं, बड़ी कंपनी स्टेबल कर रहे हैं, तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं हमें, है ना। इसके लेबर नहीं मिलता कई बार हमें, है ना। कई बार सरकार की जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो उनसे दिक्कत होती है। कई बार निवेशक नहीं मिलता जो फंड हमें दे दे, है ना। कई बार गवर्नमेंट की पॉलिसी हमें फेवर करती हुई नहीं दिखती, वहां दिक्कत आती है ना। बहुत सारी दिक्कतें, इनको हम देखेंगे। फिर देखिए अगला क्या, यहां लिखा है वैधानिक आवश्यकता है। मतलब आप कोई नया इंटरप्राइज स्टैब्लिश कर रहे हैं तो आपको कहां कहां रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, किन किन डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, क्या वैधानिक रिक्वायरमेंट होंगी आपको, है ना, उसके बारे में आपको पढ़ना है। बहुत ही आसान है, बहुत मजेदार है, बहुत मजा आएगा आपको। अब यहां लिखा है चैलेंजेस फेस बाय वुमेन एंटरप्राइजेस। अब देखिए ये बिजनेस से रिलेटेड है, एंटरप्रेन्योरशिप। और आपने कभी बिजनेस, आप क्या बोलते हैं जनरली, बिजनेसमैन बनना है मुझे, बिजनेसमैन बनना है। मतलब हमारे पूर्वाग्रह में ये सेट है कि बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन हम कम सोच पाते हैं या सोच ही नहीं पाते हैं, बिजनेसमैन ही हमारे दिमाग में सेट है, क्योंकि बिजनेसमैन ही बनते आने अभी तक। तो सबसे बड़ी तो चुनौती यही है कि हम पूर्वाग्रह से बाहर ही नहीं निकल पाए, हम ये पैट्रियार्कल जो माइंडसेट है उससे बाहर नहीं निकल पाए, है ना। एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने, कई चुनौतियां हैं, है ना। मार्केट में इनका एडोप्टेशन नहीं है ना। ये महिलाएं जो काम करती हैं तो लोगों को लगता है कि इसके अंदर लीडरशिप स्किल नहीं है, इमोशनल बहुत होती है, ये मार्केट में टिक नहीं पाएगी, है ना। निवेशकों का विश्वास नहीं होता, इनके पास फंडिंग की दिक्कत होती है इन लोगों के पास, है ना। सुरक्षा के मुद्दे हैं इनको लेके, है ना, महिलाओं को लेके। तो ये तमाम तरीके की समस्या है जिनको, ऐसा एनवायरमेंट अभी देश के अंदर नहीं है ताकि महिला जो उद्यमी है वो ठीक से काम कर पाए, है ना। तो कई सारे चैलेंजेस है, इनको हम एक एक करके देखेंगे। अगला देखिए टॉपिक क्या है, उद्यमिता का विकास, है ना। उद्यमिता का विकास, उसमें आपको पढ़ना क्या है, आपको उद्यमिता का विकास पढ़ाने लगेगा भारत में तो फिर भाई आपका हो गया काम, आपको पढ़ना ही नहीं है। उद्यमिता के विकास में आपको पढ़ना है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया है ना, 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत करी थी, मेक इन इंडिया प्रोग्राम। 25 सितंबर 2014 को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत करी थी कि भाई आओ और भारत में प्रोडक्ट बनाओ, हम आपको बहुत सारी टैक्सेशन में छूट देते हैं, हम आपको लैंड प्रोवाइड कराते हैं। अब यहां अगला लिखा है भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान, है ना। तो जैसे खादी ग्राम उद्योग हुआ, उद्यमिता विकास उद्योग आयोग, ऐसा कुछ है। और 6-7 संस्थान है, इनके नाम मैं बता दूंगा, बहुत इजी है, तो उसको देख लेना है कि यहाँ ये काम करते हैं, ये यहाँ एस्टेब्लिश हुए और इनका मुख्यालय यहाँ है। आएगा तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा मुश्किल से, अगर आया तो, है ना। लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यही हो सकता है इसमें, है ना। लेकिन आप देखें कितना शानदार है। अब आप देखें इसमें कठिन क्या है। उद्यमिता हम समझ गए क्या है, बिजनेस, एक बड़ा बिजनेस उद्यमिता, उसके कंसेप्ट हमने देख लिया, अवधारणा, उसका महत्व हमें समझ में आ रहा है। एक बड़ा बिजनेस होगा तो हजारों तरीके की अपॉर्चुनिटी हमारे देश के अंदर लेके आएगा, है ना। उसके लक्षण देख लिए हमने, सिद्धांत देख लिए। मैंने आपको बताया कि कई तरीके के सिद्धांत होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं, सोशल होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, कल्चरल होते हैं। लेकिन हमने कहा कि हम सब एकीकृत सिद्धांत, मतलब सारे सिद्धांतों को जोड़कर जो हम देखेंगे ना, तभी उद्यमिता का विकास हो सकता है। हमने कहा नवाचार का क्या महत्व है, तो अभी बताया मैंने आपको, कुछ कंपनीज के एग्जांपल दिए, बीपीएल हुआ, ओनिडा हुआ, नोकिया हुआ, ये मार्केट में क्यों खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि नवाचार नहीं कर पाए। फिर उद्यमशीलता की प्रक्रिया में अगर कोई उद्यमी बनना चाह रहा है तो उसके लिए उसको कौन सी चीज नेसेसरी गुण होने चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसमें आइडिया जनरेशन होना चाहिए, उसको एनालिसिस पावर होने चाहिए, उसकी अन्वेषण क्षमता, और उसके पास प्रॉपर तरीके से बिजनेस प्लान होना चाहिए। तब एक उद्यमिता जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो सक्सेस हो पाता है। तो इसकी प्रक्रिया में ये 4 चीजें हमें देखनी है। फिर हमने देखा कि नए उद्यम को स्टैब्लिश करने के संबंध में क्या क्या चुनौतियां हैं, महिला उद्यमियों के साथ क्या चुनौतियां हैं, है ना, इसको देखा। फिर हम उद्यमिता के विकास में देखेंगे कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और इसके विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान इसमें कौन कौन से हैं। मतलब अब बताओ इसमें क्या टफ है, इसमें क्या टफ है इस यूनिट में, है ना। बहुत आसान है। अभी थोड़ा बहुत टफ लग भी रहा होगा ना, जब एक एक टॉपिक में खोलूंगा ना, जब आपको पढ़ाऊंगा ना, तो मजा आ जाएगा। मतलब आपके 5-6 पेज में मैं इस टॉपिक को पूरा कंसाइज करा दूंगा आपको, 5-6 पेज में, है ना, ठीक। और डेफिनेशन भी इतनी शानदार, इतनी यूनिक और इतनी ऑथेंटिक दूंगा, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव दूंगा कि आपको ना कहीं किसी किताब में मिलने वाली, ना कहीं मिलने वाली, है ना। और इस उद्यमिता को मैं
आपको ना जो हमारी संकल्पना है भारत की, वसुधैव कुटुंबकम बनने की जो संकल्पना, हम जहां सारे विश्व को एक गांव के रूप में देखते हैं, उससे आपको जोड़ के दिखाऊंगा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहां अवसर हैं और चुनौतियां हैं, है ना, अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंजेस भी हैं, कैसे सारे देशों ने अपनी मैनेज इकोनॉमी को एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट किया है, कैसे जो एंटरप्रेन्योर है बड़े बड़े, वो सरकार के बिना हस्तक्षेप के दूसरे देशों के स्किल सेट को अपने देश में ला रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा बना भी रहे हैं और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, और वो जो दूसरा देश है वो हमारे देश में आके काम कर रहा है, हम उसके देश में जाके काम कर रहे हैं। मतलब हमने एक एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी को जन्म दिया, और मुझे लगता है कि इंटरप्रेन्योर इकोनॉमी जो है ना, वो ये वासुदेव कुटुंबकम को जन्म देगी। वो एक ऐसा विश्व तैयार करेगी जहां सब लोग एक सरकार से ऊपर उठकर एक दूसरे से जुड़े होंगे, क्योंकि सभी लोगों के आर्थिक हित एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होंगे। तो इस एंगल पे भी हम बात करेंगे, ताकि ऐसे में आपको अगर ये टॉपिक आता है तो आपको बहुत हेल्प मिले लिखने में, है ना। अगला देखिए, तो अब हम देखते हैं, यूनिट 1 हमने देख ली, अब यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 में क्या है, अब देखिए यूनिट 2 में है मैनेजमेंट। जो यूनिट 2 है जो मैं आपसे कह रहा था ना, मैनेजमेंट की बहुत जरूरत होती है, मैनेजमेंट सक्सेस की है ना। अब मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आना चाहिए और कंपनी के लेवल पर और जो दूसरे मैनेजमेंट होते हैं वो सब आने चाहिए। तो यहां देखो अवधारणा देखनी, कंसेप्ट मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है, कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं मैनेजमेंट के, प्रबंधन एवं प्रशासन, इसको देखना है, प्रबंधन एवं प्रशासन, है ना। जैसे इसमें देखो बिजनेस कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस, स्कोप, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, परचेस और मटेरियल मैनेजमेंट, है ना। क्रय सामग्री प्रबंधन, क्रय और सामग्री प्रबंधन। जब देखो मैं फिर से बताता हूं, थोड़ा मुझे हिंदी और इंग्लिश पढ़ने में कंफ्यूजन हो गया, एक बार मैं फिर से बताता हूं, है ना। प्रबंधन मैनेजमेंट, यहां इंग्लिश में बिजनेस क्यों लिखा है, इसमें बिजनेस कंसेप्ट मैनेजमेंट होना चाहिए ना, बिजनेस। चलो मैं इसको देखता हूं ये क्या है इशू, है ना। तो यहां प्रबंधन की हमें अवधारणा देखनी है ना, महत्व देखना है, क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्रों में प्रबंधन कार्य करता है, प्रबंधन और प्रशासन देखना है। तो प्रबंधन और प्रशासन में थोड़ा सा अंतर मैं आपको यहां बता देता हूं कि प्रबंधन जो है, जो मैनेजमेंट है वो बड़ी यूनिट है, और जो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक छोटी यूनिट है। एडमिनिस्ट्रेशन को हम मोस्टली जो एम्प्लॉय होते हैं उनके कंटेक्स्ट में देखते हैं, लेकिन जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो प्रबंधन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, लॉ, तमाम तरीके की चीजें आती हैं, है ना। तो आप समझ गए, प्रशासन जो है वो छोटी इकाई है जिसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं आप, है ना, और मैनेजमेंट जो है वो बड़ी यूनिट है। तो जो बड़ी यूनिट है ये है मैनेजमेंट, और जो छोटी यूनिट है वो एडमिनिस्ट्रेशन है। इसको हमें पढ़ना है। यहां लिखा है क्रय सामग्री प्रबंधन, है ना। मतलब आप देखिए, जब आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जाते हैं तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप जब फैक्ट्री स्टैबल कर रहे हैं या कोई बड़ा उद्योग लगा रहे हैं तो आपको कई सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उनको खरीदते हैं, तो वो हो गया क्रय। और सामग्री मतलब क्रय सामग्री प्रबंधन, कि क्रय कैसे करेंगे, कहां से परचेस करेंगे, कम से कम दाम कहां मिलेंगे आपको, कहां से चीजों को लेंगे, और जो सामग्री आई है उसका प्रबंधन कैसे करेंगे। आपको 20 सिस्टम की जरूरत है, मान लीजिए आपके पास फंड नहीं है तो आपको 15 सिस्टम में काम चलाना है, तो उस सामग्री का प्रबंधन कैसे करेंगे, है ना। अगर मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री में 1000 यूनिट किसी भी चीज को, रेफ्रिजरेटर मान लीजिए कि 1000 रेफ्रिजरेटर रखने की कैपेसिटी है, लेकिन किसी दिन 1200 रेफ्रिजरेटर आ गया, तो आप अब वो जो एक्स्ट्रा रेफ्रिजरेटर है उसका मटेरियल का उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, है ना। क्योंकि ये एंटरप्रेन्योरशिप कोई करना है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक बहुत बड़ी एंटिटी हो गई, एक बहुत बड़ी बिजनेस फर्म हो गई, कैसे करेंगे, सब चीजें देखेंगे हम। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इनमें, बहुत आसान है। अब देखिए ये है प्रबंध प्रक्रिया, मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस, संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट। देखिए भारत में बहुत बड़ी चुनौती है कि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है ना, और हमें मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम लोगों की जरूरत पूरा करना है। तो रिसोर्स मैनेजमेंट एक उद्यमी जो कंपनी स्टैबल कर रहा है उसको, एज वेल एज एक सिविल सर्वेंट को भी बहुत जरूरत है। इसलिए आपके सिलेबस में मैं आपसे बार बार कह रहा था ना कि आपका सिलेबस बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया इस बार, है ना। रिसोर्स मैनेजमेंट एक सिविल सर्वेंट को भी इतनी जरूरी है जानना जितना एक उद्यमी को, क्योंकि आप जो अधिकारी बनने वाले हैं इस बात को ध्यान रखिएगा, आप एक विकसित भारत के अधिकारी बनने वाले हैं जहां नए तरीके के चैलेंज होंगे, है ना। उन नए तरीके के चैलेंज में आपकी अप्रोच नए तरीके की होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं जो
सिविल सर्वेंट जो अभी तक जो पढ़ रहे थे, जो रटने वाले जो आप सिस्टम पे पढ़ाई कर रहे थे, उससे आप काम नहीं चला पाएंगे, और गलती से आप सेलेक्ट हो भी गए तो इस कंपटीशन की दौर में आप कहीं पीछे रह जाएंगे, और आप कभी नहीं चाहते कि आप बहुत पीछे रह जाएं। मैं चाहता हूं अगर आप सिस्टम में जाएं तो इतने शानदार बन के जाएं कि आप खुद का तो कल्याण करें ही करें, आप देश का, समाज का, सबका कल्याण करें। तो आप इन अप्रोच, इन कंसेप्ट को ठीक से पढ़िए, ठीक से समझिए, ताकि आप वहां पर बेहतर परफॉर्म कर पाए। रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, है ना, ठीक है, ये सब गुण होने, मतलब सब बहुत इजी चीजें हैं ये। अब देखिए ये टाइम मैनेजमेंट हो गया, टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट अब बचपन से आप सुनते आ रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, तो ये भी मतलब मैनेजमेंट सक्सेस की है, और उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा सक्सेस की है। मतलब आपने समय का प्रबंधन ठीक से कर लिया ना, तो आपने सही कर लिया। मैं कहता हूं कि जैसे आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आपने सोने उठने बैठने का अगर टाइम आपने फिक्स कर लिया ना, तो आपकी 30-40% सफलता तो उसी दिन सुनिश्चित हो गई। सच बता रहा हूं मैं। आप मतलब आप अगर जीवन में डिसिप्लिन है आपके, है ना, टाइम मैनेजमेंट को सिर्फ घड़ी के टाइम के हिसाब से मत देखिएगा, है ना, टाइम मैनेजमेंट मतलब जीवन में आपके डिसिप्लिन है, तो आप किसी भी काम को में सक्सेस होने में आप जो है ना दूसरों से बहुत आगे खड़े होंगे, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा मैं मानता हूं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, कैसे बनती हैं और कैसे काम करती हैं, इसके बारे में आपको देखना। अब देखिए, अब कंपनी है, प्रोडक्ट बनाएगी, तो कंपनी प्रोडक्ट जब बनाएगी तो कोई नाम तो रखेगी, तो ब्रांडिंग बोलते हैं, जैसे सैमसंग, एप्पल, एलजी, है ना, ये सब क्या है, ब्रांड है, एचपी। अब ब्रांड बन गया तो ब्रांड बनाना काफी है क्या? मान लीजिए आपने बहुत अच्छा एक मोबाइल बनाया, मोबाइल की कंपनी खोली, मोबाइल बना दिया, तो मोबाइल का ब्रांड नेम भी रख दिया, ठीक है, लेकिन ब्रांड नेम रख दिया, अब काफी है क्या? उसकी मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी? लोगों को पता कैसे चलेगा कि इस कंपनी का मोबाइल आया? तो उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। क्या मार्केटिंग अकेली से काम चल जाएगा? नहीं, उसकी नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। नेटवर्किंग क्या होता है? जब आप दुकानदारों के पास, बड़े बड़े रिटेलर के पास जाते हो और उनकी एक चेन बनाते हो कि ये हमारे प्रोडक्ट है, ये हम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग। मतलब अपना जाल बिछाना। जैसे डीलरशिप जो होती है ना, वो नेटवर्किंग का पार्ट होती है। मार्केटिंग क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग होती है ना। तो इस तरीके से प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, मार्केटिंग और नेटवर्किंग करनी पड़ती है। अब देखिए पीएससी ने ना ब्रांडिंग को ब्रांडिंग ही लिखा है इंग्लिश और हिंदी में, मार्केटिंग को मार्केटिंग ही लिखा है, नेटवर्किंग को नेटवर्किंग ही लिखा है। तो थोड़ी बहुत हिंदी इंग्लिश में आप मतलब देवनागरी में इंग्लिश के शब्द को लिख देंगे ना, तो कोई चिंता की बात नहीं है। हर शब्द के लिए क्लिष्ट हिंदी ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, ये पीएससी खुद बता रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब इस यूनिट में क्या है, यहां क्या घबराने की बात है, कितना आसान है। अब देखो अगली यूनिट दिखाता हूं मैं आपको। अगली यूनिट देखिए, प्रशासन एवं प्रबंधन। अब देखो प्रशासन एवं प्रबंधन, ये टॉपिक आपने सुना होगा। अब प्रशासन प्रबंधन यहां थोड़ा बहुत जो है ना, वो आपको सिविल सर्वेंट के कंटेक्स्ट में भी देखना है प्रशासन प्रबंधन, और थोड़ा बहुत जो प्रशासन प्रबंधन है वो एक बिजनेस एंगल से भी देखना है। जैसे प्रशासन के प्रबंध के महत्वपूर्ण आयाम, प्रशासन के प्रबंधन के महत्वपूर्ण आयाम, है ना, इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट कि कौन कौन से डायमेंशन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, ये देखना है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट देखना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखो प्रशासन के प्रबंधन में कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे आप एक प्रशासनिक अधिकारी बन गए, है ना, तो जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी जो है, जब आप ऊपर के लेवल पर अधिकारी बनते हैं तो आपके सबऑर्डिनेट भी होते हैं। तो आपको एक तो कोऑर्डिनेशन बिठाना आना चाहिए सबके अंदर, एक डेलीगेशन, अपने कार्य को दूसरों को देना आना चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, है ना। इस तरीके की और भी कई चीजें हैं जिनको हम देखेंगे, किन किन आयामों में हमें प्रबंधन की जरूरत पड़ती है ना। मानव संसाधन का प्रबंधन। अब मानव संसाधन का प्रबंधन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी में एक जो मैनेजर होता है, जनरल मैनेजर जिसको बोलते हैं, जिसके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, तो वो कैसे उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयों को मैनेज करता है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसके अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो उन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को, सब ऑर्डिनेट को कैसे मैनेज करता है, यही है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, है ना। कैसे उनमें स्किल सेट की वृद्धि करता है ना, कैसे उनको ज्यादा सिस्टम के ज्यादा उपयोगी हो जाए, ऐसी वो उसके मन में करने की चेष्टा होती है, यही आपको यहां देखना है। अब ये है वित्तीय प्रबंधन। अब भैया पैसे का मैनेजमेंट, है ना, ये तो मस्ट है।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और मस्ट दोनों के लिए है। सिविल सर्वेंट के लिए मस्ट इसलिए है क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है देश के पास, और इन्हीं कम रिसोर्सेज में देश की आवश्यकताओं को पूरा करना है ना। जैसे मैंने आपको एक लेक्चर में पी नायर के बारे में बताया था, केरल कलेक्टर जो है पी नायर, उन्होंने एक सुलेमानी स्कीम चलाई थी। तो उन्होंने रिसोर्स या जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वो लोगों से ही कराया, फंड की व्यवस्था। तो वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो प्रशासन प्रबंधन को बेहतर तरीके से जानते थे, डायनामिक पर्सनालिटी थे, इस तरीके से पढ़ रखा था उनने। तो मैं चाहता हूं कि आप भी, आपका भी नाम हो, आप कुछ इस तरीके से करें, है ना। तो उस तरीके से करने के लिए आपकी अप्रोच होना चाहिए, है ना। आपको उस एंगल पे चीजों की समझ होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि यहां से जब आप निकलेंगे, इस क्लास को करेंगे जब आप कंप्लीट, तो आपकी सोचने समझने की क्षमता पहले की तुलना में कुछ मात्रा में तो बढ़ेगी। ऐसे ही ना सोशियोलॉजी का भी कोर्स लेके आएंगे हम, है ना, यूनिट 2 का, पेपर 2 का, है ना, पेपर 2 का पार्ट बी शायद सोशियोलॉजी है ना, उसका भी कोर्स लेके आएंगे। चलो खैर यहां देखते हैं अभी हम ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखना है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, बहुत जरूरी है ये। फिर हमें देखना है अगला, देखिए टॉपिक क्या, स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, भाई ये तो बहुत जरूरी है। स्ट्रेस की मतलब समस्या, तनाव में अगर व्यक्ति है और तनाव को मैनेज नहीं कर पा रहा तो सब बर्बाद कर देगा, है ना। तो एक अधिकारी के लिए और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर के लिए, दोनों के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट, विवाद का समाधान करना बहुत आवश्यक है। अब कॉन्फ्लिक्ट दो टाइप के होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एक होता है इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट और एक होता है आउटर कॉन्फ्लिक्ट। इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट में ऐसी चीजें होती हैं जहां आप अंतर्द्वंद का सामना करते हो, और आउटर कॉन्फ्लिक्ट में जब दो लोगों के बीच के विवाद को सुलझाने की बात होती है। तो आपको दोनों के बारे में पढ़ना है कि कैसे इनको मैनेज किया जा सकता है, कौन कौन सी इनकी तकनीक होती है, और इसका क्या महत्व है पब्लिक सर्विस में, है ना, इस चीज का। अब देखिए अगला आपको पढ़ना है अनेकता का प्रबंधन, ये बहुलता है, अनेकता का प्रबंधन एवं प्रशासन। अब एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं, विभिन्न जातियों धर्मों से आए हुए लोग हैं, विभिन्न स्किल सेट के लोग हैं, है ना, और विभिन्न हायरार्की में लोग हैं। तो बहुलता आपको हायरार्की में भी मिलेगी, जाति में भी मिलेगी, और पदसोपान में भी मिलेगी, है ना। मतलब हर तरीके से आप देखें तो बहुलता है। तो अब उनका प्रशासन और प्रबंधन कैसे किया जाए, ये चैलेंज है, ये कंपनी में भी चैलेंज होता है। अच्छा, हम इन चीजों को जब पढ़ेंगे तो कंपनी के एंगल से भी पढ़ेंगे, और एक सिविल सर्वेंट को कैसे कर सकता है इस चीज को, इस एंगल से भी देखेंगे। जन प्रबंधन के अवसर और चुनौतियां, मतलब जन प्रबंधन, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जन प्रबंधन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जन प्रबंधन के अवसर और चुनौतियां, है ना। तो जब आप रिसोर्स या जनता का मैनेजमेंट ठीक से करेंगे ना, जैसे हम आप कहते हैं कि 15 से 59, 15 साल से लेके 59 का जो एज ग्रुप होता है ना, वो उसको बोलते हैं कि ये कमाने वाला एज ग्रुप है ना, ये डिपेंडेंट नहीं है, ये कमाने वाला एज ग्रुप है। तो हम देखें कि भारत में सबसे बड़ी आबादी इस एज ग्रुप की है। इस समय विश्व में सबसे ज्यादा इस एज ग्रुप के लोग भारत में रहते हैं, है ना। लेकिन अगर इनका हमने मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती बन के आएगा। यही बेरोजगारी को पैदा करेगा और यही असुरक्षा को पैदा करेगा, और यही देश में अलगाववादी प्रवृत्तियों को पैदा करेगा, जो कि कहीं कहीं हमें दिखता भी है। सोशल मीडिया के माध्यम से जब हम देखते हैं तो बहुत सारी भद्दी चीजें देश के अंदर हो रही हैं, है ना। खैर वो हमारा भी टॉपिक नहीं है। और दूसरा, अवसर भी देगा, क्योंकि इसको आपने स्किल सेट दे दिया, इसको मैनेज कर लिया, तो ये जो लोग हैं आपके देश को अलग लेवल पर ले जाके खड़ा कर देंगे, है ना। ये देश की तरक्की में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ये लोग हैं ना, इनका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए उसने लिखा है कि जन प्रबंधन का अवसर भी बहुत है, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही हैं। ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक, देखिए क्या है, इसमें है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। देखिए अभी हाथरस में जो घटना घटी है कल, है ना, वो भी एक तरीके की आपदा थी। तो मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो कहीं कोई करंट की न्यूज आगे पीछे 6 महीने 4 महीने पुरानी अगर कोई करंट की न्यूज होगी तो मैं आपको यहाँ उसको करेक्ट करके दिखाऊंगा, है ना। हमारी जो क्लास रहेगी वो बिल्कुल ट्रेडिशनल पक्की पकाई क्लास नहीं होगी, हम अपडेटेड रहेंगे हर चीज से। मैं आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें सब मैं एग्जांपल देके बताऊंगा बड़ी बड़ी कंपनियों के और लेटेस्ट कंपनियों के, और किस तरीके से वो काम कर रही हैं, क्या उनका एजेंडा है, क्या करने वाली हैं,
और भी कई सारी चीजें जो जरूरी होंगी आपके लिए। एक्स्ट्रा बम्बार्डिंग नहीं करूंगा आपके ऊपर, है ना, लेकिन जो काम की चीज है जो आपके आंसर को बहुत इनोवेटिव बनाएगी और जो आपको वर्तमान ट्रेंड से जोड़ेगी, वो सब चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने आपसे बताया, हाथरस उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है, एक बाबा जो था उसकी चरण रज को पाने के लिए लोगों की भीड़ झुकी और वो मिट्टी को उठाने की कोशिश करी, तो एक के पीछे एक लोग आते गए और गिरते गए और भगदड़ मच गई, तो उसमें कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई, है ना। तो हम इस टॉपिक में देखेंगे दो तरीके के डिजास्टर होते हैं, आपदाएं होती हैं। एक होती है नेचुरल डिजास्टर, एक होती है मैनमेड डिजास्टर। तो ये जो घटना थी ये मैनमेड डिजास्टर थी, इसको हम इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे इसको अपन, है ना। आपदा जो होती है वो उसको रोकने के लिए क्या कार्य कर सकते हैं वो हमें पढ़ना रहेगा। आपदा, जब आपदा घटित हो रही है उस समय क्या कार्य कर सकते हैं, और जब आपदा खत्म हो गई तब क्या कार्य कर सकते हैं। जैसे बाढ़ आई किसी क्षेत्र में, तो बाढ़ आई, हमें पता चल गया कि बाढ़ आने वाली है, तो ऐसा क्या कर सकते हैं कि बाढ़ आई ना इस क्षेत्र में, या बाढ़ को रोक दिया जाए। मान लीजिए हम ऐसा नहीं कर पाए, तो अब क्या करें, बाढ़ आ गई, अब क्या करा जाए, चलो बाढ़ आ गई, जितना हमें काम करना था हमने कर लिया, अब बाढ़ चली गई, अब चीजें स्टेबल हो गई, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, है ना। तो तीन प्रोसेस होती हैं, तीनों प्रोसेस में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट को, है ना। डिजास्टर नहीं हो उससे पहले, डिजास्टर के समय और डिजास्टर के बाद, तीनों प्रोसेस को हम यहां देखेंगे। ये हो जाती है आपकी यूनिट 3, है ना। अब इसमें क्या टफ है, क्या टफ है इसमें, कुछ भी नहीं है, है ना। मैं बता रहा हूं आपको, मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं इसलिए मैं सच में आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच में कह रहा हूं, मैं आपसे बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है ना। बस आपका मेंटर ठीक हो, जहां से भी आप पढ़ रहे हैं मेंटर ठीक हो, अगर उसको समझ है इन चीजों की, वो अगर इन चीजों को समझता है तो बहुत आसानी से आपको वो ये यूनिट पढ़ा ले जाएगा। अगला देखिए, अगली यूनिट देखिए, फोर्थ यूनिट देखिए फोर्थ यूनिट है। फोर्थ यूनिट में क्या है, समग्र व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय विकास, है ना, ओवरऑल पर्सनालिटी एंड नेशनल डेवलपमेंट। राष्ट्र का विकास और व्यक्ति का विकास पढ़ना है आपको। अब यहाँ लिखा है डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, है ना। यहाँ लिखा है सफलता की अवधारणा, मतलब देखिए सफलता की बहुत सारी अवधारणा हो सकती है। किसी के लिए जीवन में 50,000 रुपए कमाना सफलता हो सकती है, किसी के लिए 50 लाख रुपए कमाना सफलता होती है, किसी के लिए 5 करोड़ होती है। तो ये बहुत सब्जेक्टिव बात है कि सफलता की क्या अवधारणा होती है, तो इसको देखेंगे सफलता की अवधारणा को। सफलता प्राप्त करने में बाधाएं, कौन कौन सी परेशानियां आती है सफलता प्राप्त करने में, इनको हमें देखना है ना। जैसे क्या समस्या है सफलता प्राप्त करने में, एक तो आप फोकस नहीं होते सफलता प्राप्त करने में, दूसरा भटकाव बहुत होता है। जैसे आप देखिए, आप अपनी प्रिपरेशन पे लगा के देखिए कि सफलता में प्राप्त करने में क्या कठिनाई आती है। एक तो दृष्टिकोण ठीक नहीं होता, दूसरा पाथ का पता नहीं होता कि सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हाँ, ऐसे ही लगे हुए हैं तैयारी करने, किसी चंपक चाचा ने कह दिया कि ये कर लो तो कर लिया, है ना। कभी सिलेबस को ठीक से देखा नहीं तो दिक्कत तो होगी। अरे सिलेबस को ठीक से देख लेते तो भाई घर पे बैठ के पेपर बना लेते कि पेपर ये आएगा, देखा नहीं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली और उसने दे दिया 32 मिला के प्रश्न, बूझो तो जाने, और आप सॉल्व करने में लगे कि यार ये वाली टेस्ट सीरीज का तो क्वेश्चन नहीं बना। अरे वो तो अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहा है भाई, तू अगर सिलेबस को जानता, तू अगर सिलेबस को समझता तो दिक्कत ही नहीं है ना। सफलता में बाधाएं, जो आपके जीवन में सफलता नहीं मिल रही, जो बाधाएं है ना, वही सबके जीवन में सफलता में बाधा होती है, कोई अलग नहीं होती, है ना, वही सब चीजें होती है। तो ये तो बच्चों जैसे टॉपिक है, इनमें क्या है, देखो सफलता के लिए जिम्मेदार कारक, कौन कौन से कारक रिस्पॉन्सिबल होते हैं सफलता के लिए, है ना। जैसे टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, फोकस्ड स्टडी करें, आप फोकस होकर स्टडी करें, है ना, सही पाथ पे जाएं, आप सही पाथ पे स्टडी करें, है ना। और भी कई सारी चीजें हो सकती है जो आपकी सफलता में के लिए जिम्मेदार होती हैं। आर्थिक संपन्नता हो, सामाजिक संपन्नता हो, ये भी सफलता का कहीं ना कहीं कारक होती है ना। तो एक सफलता का जो मुझे कारक है वो जनरली बुक में नहीं मिलता, लेकिन मुझे लगता है कि वो मैं उसमें स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, है ना। और मुझे लगता है कि आपको भी आंसर में लिखना चाहिए। मैं तो यहां पढ़ाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको लिखना चाहिए, है ना। क्योंकि एक चीज और देखिए, आपकी जो ये 1990 और 85 की जो बुक है ना, उनसे लोगों ने मार्केट में कंटेंट उठा उठा के लिखा है। जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, यहाँ नाम लेना ठीक नहीं होगा ना, सबने वही लिखा है। लेकिन आप देखिए जो आपका एग्जामिनर है, कॉपी चेक करने वाला, वो पक गया है इन चीजों से,
25-30 साल से यही काम कर रहा है, आपने कुछ उसको अलग, कुछ यूनिक, कुछ क्रिएटिव करके दिखा दिया ना, और वो इधर उधर का नाम ना भी लिखो ना, उसको दिखा दिया और आप जो बात कह रहे हो वो समझ गए ना, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है ना। तो सफलता के लिए जिम्मेदार कारक में ना एक अदृश्य कारक होता है जो सफलता के लिए जिम्मेदार होता है। वो क्या कारक होता है किसी को नहीं पता, लेकिन होता है। क्योंकि जैसे मैं उद्यमिता की बात कर रहा हूं, इसमें हमने इतने सारे गुणों की बात करी, कई ऐसे आईआईएम से पढ़े हुए बच्चों को देखा है मैंने और जानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि जो भी बिजनेस करते हैं उसमें फेल करते हैं, और मैंने ऐसे 10वीं पास लोगों को भी देखा है जो बिना कुछ किए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो बिजनेस डाला है बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं। मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट को भी जानता हूं जिनकी कॉपी मुझे पढ़ के ऐसा लगता है कि भाई इसका तो इंटरव्यू मत लो, इसको तो सीधा एसडीएम बना दो, है, लेकिन 4-4 बार से मैच दे रहे हैं, दुर्भाग्य से नहीं हो रहा है। और कुछ ऐसे बच्चों को भी जानता हूं कि जो उतने डिजर्विंग नहीं थे लेकिन वो सेलेक्ट हो गए हैं। तो सफलता का कुछ अदृश्य कारक तो होता है डेफिनेटली, है ना। खैर, अब देखिए इसमें क्या लिखा है, असफलता से सीखना। अब वो कह रहा है कि एक्सेप्टिंग फेलियर एज अ अपॉर्चुनिटी टू कंटिन्यू इंप्रूवमेंट। वो कह रहा है अपने फेलियर को स्वीकार कीजिए और कैसे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपने आप में, है ना। मतलब उसने असफलता को एक सीख के तौर पे बताया आपको, है ना। दूसरा वो कह रहा है निरंतर सुधार, मूल्यवान अंतर्दृष्टि, अवसर के रूप में स्वीकार, लर्निंग वैल्यूएबल इंटरफेक्शन। हाँ, बस वही बात है ना, कि असफलता से सीखना है आपको, है ना। तो असफलता से हम क्या सीखते हैं, कैसे सीख सकते हैं, थोड़ी सी हम यहाँ पर ना आपके साथ डिस्कशन कर लेंगे, यहाँ आप बात कर लेंगे, है ना। अब ये भी सब इजी टॉपिक है, अब इनमें क्या है आप देखिए ना, अब जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तब समझ में आएगी कि बहुत ही आसान चीज है। अब यह देखिए, सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन, सरकारी नीतियों की सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रणनीतियां। बताइए, सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में दिक्कत आती है कि नहीं। आप जब सिविल सर्वेंट बनेंगे आपको यही तो काम करना है भाई मेरे, आप नीति निर्माता थोड़ी हो, आपको नीति नहीं बनाना, आपको नीति का क्रियान्वयन करना है। तो ये तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है सिविल सर्वेंट के लिए, ये तो आपके लिए मस्ट है कि भाई नीति में क्या दिक्कत आती है, उनका एग्जीक्यूशन करने में क्या दिक्कत आती है, इसको आपको पढ़ना है ना। तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके कारण जो है ना हम सोसाइटी में या जो हमारी जो योजना है उसके इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है। पहली एक जो मतलब मैं आपको 2-3 पॉइंट बता रहा हूं बस ताकि आपको आइडिया लगे कि जन जागरूकता की कमी है ना। लोग जागरूक नहीं है, लोग जागरूक नहीं है तो फिर उनको स्कीम का पता नहीं रहेगा, तो फिर फायदा कैसे मिलेगा उनको, है ना। एक दिक्कत ये आती है। दूसरी दिक्कत आप देखेंगे तो एक सेकेंड, एक सेकेंड ना। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि जन जागरूकता की कमी है जो सरकारी योजना का क्रियान्वयन नहीं करने देती। दूसरी अशिक्षा, है ना, एक बहुत बड़ी कमी है। तीसरा जो रिसोर्सेज है, सरकारी रिसोर्सेज वो कम है हमारे पास। चौथा तकनीक की कमी है हमारे पास, है ना, हम पहुंचा नहीं पाते हैं चीजों को लोगों तक। पांचवा भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है ना। तो ऐसे तमाम तरीके की समस्याएं हो सकती हैं जो योजना के क्रियान्वयन को सुनिश्चित नहीं होने देती। अब कुछ मुद्दे लिखे हुए हैं, उन मुद्दों पर जो है आपके दृष्टिकोण की बात कर रहा है और कुछ तथ्यों की बात कर रहा है, कुछ तथ्य। और अब ये जैसे सिविक सेंस, नागरिक बोध जिसको बोलते हैं, संस्था के प्रति निष्ठा, आप जहां भी काम कर रहे हैं आपको उसके प्रति इंटीग्रिटी रखनी चाहिए, है ना, रखनी होगी। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, है ना, मतदाताओं की जागरूकता के लिए सरकार जो कार्यक्रम चलाती है, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, है ना। फिर यातायात प्रबंधन, है ना, इसमें क्या है, नशेखोरी की प्रवृत्ति, खाद्य पदार्थों में मिलावट। आपने सिलेबस देखा होगा, आपने पढ़ लिया होगा, अब इसमें मैं कोई डिकोड नहीं कर सकता, इसमें कोई समझा नहीं सकता। जैसे नाइट कल्चर है, नाइट कल्चर की प्रवृत्ति बहुत तेज बढ़ रही है, सरकार भी इसको सपोर्ट कर रही है। अब इसके पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव हम दोनों ही चीजें देखेंगे, है ना। यहां पर दृष्टिकोण की बात की है तो दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है ना। यह तथ्यात्मक बात नहीं है, दृष्टिकोण की बात की है, ठीक है। अब जैसे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है, यहां इसके तथ्य भी चाहिए हमें कि हमारे देश में कितने मतदाता है, हाँ, मतदाता को जागरूक कैसे किया जाए ये देखना है। यातायात का प्रबंधन कैसे किया जाए, ठीक है। मूल्य आधारित जीवन
जीवन में मूल्य वैल्यूज होनी चाहिए ना। वैल्यूज क्या होती है? झूठ नहीं बोलना, दूसरों का सम्मान करना, है ना, दूसरों को प्रेम और स्नेह की भावना से देखना, है ना, सत्यनिष्ठ, अपने काम के प्रति सत्यनिष्ठ रहना, कर्मठ रहना, है ना, भ्रष्टाचार नहीं करना, ये सब क्या है? वैल्यूज हैं। तो वैल्यू आधारित जो जीवन होता है उसको देखना है। विधिक जागरूकता कार्यक्रम, लोगों को कानून के प्रति भी जो है ना, कानून के प्रति जो लोगों को ना जागरूकता हो, है ना, ऐसी हमें इन सब चीजों की यहाँ चर्चा करनी है। और आप जैसे जानते हैं जो 5th यूनिट है इसकी, वो केस स्टडी है, और वो केस स्टडी क्या है? वो अनसीन पैसेज है ना, तो उसको भी हम यहाँ देख लेंगे, है ना। तो ये मेरा जो डिस्कशन था, मैं आपको जो बताने वाला था, है ना, वो यहाँ खत्म होता है। तो मंडे से हम इसकी क्लास चालू करेंगे, और होपफुली ये 30 दिनों की क्लास होगी लगभग, जिसमें पूरे डिटेल तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा, और सिलेबस के एक एक टॉपिक को खोलकर आपको बताया जाएगा। उस टॉपिक से आए PYQ अगर कहीं मिलते हैं हमें, है ना, क्योंकि टॉपिक तो नया है, लेकिन कहीं किसी एग्जाम में अगर इससे संबंधित PYQ आए तो उन्हें हम यहाँ आपके सामने लेके आएंगे और सॉल्व कराएंगे, ठीक है। बाकी PYQ नहीं भी करोगे ना, टॉपिक पढ़ाया इस तरीके से जाएगा, उसकी सारी डायमेंशन कवर की जाएंगी कि आप खुद ही आंसर लिख लोगे जो भी आ जाए। और PYQ की जरूरत क्या है भाई? सिलेबस को ठीक से पढ़ लिया ना तो खुद ही क्वेश्चन बना लोगे, और मैं तुम्हें क्वेश्चन बना के दे दूंगा यहाँ, है ना, हर यूनिट से 8-8, 10-10 क्वेश्चन बना के दे दूंगा, उन्हीं से पेपर आएगा, इस बात की भी श्योरिटी है ना, ठीक है। तो हमारे लेक्चर को देखिए, है ना, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए आपको पसंद आए तो, है ना। 8 तारीख से हम ये इनिशिएटिव चालू करने वाले हैं, है ना। चलिए, तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।